नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और दोस्तों आप प्रीलिम्स क्लियर कर चुके होंगे, क्वालिफाई कर चुके होंगे और अब आपको इंतज़ार है सुपर टेट के सिलेबस का। तो दोस्तों सुपर टेट का सिलेबस चाहे जो कुछ भी रहे लेकिन लिटरेचर उसमें डीपली आ सकता है। तो दोस्तों लिटरेचर यदि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं और आप इंग्लिश के लेक्चरर होने जा रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक कड़वा सच ये है, एक वास्तविकता ये है कि हम जो हमारी मातृभाषा में जो पढ़ते हैं मात वो ज़्यादा लंबे समय तक ध्यान रहता है। भाई एग्जाम्पल के लिए आपको आपके दादी नानी ने बचपन में कहानियाँ सुनाई होगी, तो वो कहानियाँ अभी तक आपको याद है, लेकिन यदि वही कहानियाँ अभी आपको इंग्लिश में सुनाई जाए तो आपको लंबे समय तक वो याद नहीं रहेगी। तो इसीलिए मैं जो नॉवल है, जो भी स्टोरी है, ड्रामा है, वो आपके लिए हिंदी में लेकर आऊँगा, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करके लेके आऊँगा, जिससे आपको वो याद रहे और फिर आपको एग्ज़ाम में देखते ही ऑटोमेटिक वो याद आएगा कि हाँ ये कंडीशन बनी थी, ऐसा हुआ था, और आप सही आंसर पर टिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आज मैं प्राइड एंड प्रेजुडिस को का हिंदी में डिस्कशन लेकर आया हूँ, हिंदी ट्रांसलेशन लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों इसको समझने से पहले एक छोटा सा आपसे मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से मैं आपकी मदद करता रहूं आपके सुपर टेट प्रिपरेशन में, सुपर टेट के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टन द्वारा लिखी एक लोकप्रिय उपन्यास है, काफ़ी लोकप्रिय उपन्यास है, जिसे किसने लिखा था? जैन ऑस्टन ने। प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसके लेखक है जैन ऑस्टिन। कहाँ के हैं ये? यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। सीधी सी बात है, लैंग्वेज तो अंग्रेजी ही रहेगी, भाषा तो इंग्लिश ही रहेगी। अच्छा, इस नॉवल का प्रकार क्या है? क्लासिक रिजेंसी नॉवल, क्लासिक रिजेंसी नॉवेल। और कैसा नॉवल है ये? रोमांटिक नॉवल है, जिसमें लव स्टोरी वगैरह दर्शाई जाती है, वो रोमांटिक नॉवल रहता है। इसके प्रकाशक कौन है? थॉमस एगर्टन, थॉमस एगर्टन व्हाइट हॉल। और इसको कब पब्लिश किया गया था? 28 जनवरी 1813 में, 28 जनवरी 1813 में इस नॉवल को पब्लिश किया गया था। और इसका किस टाइप का नॉवल है ये? सेंस एंड सेंसिबिलिटी, सेंस एंड सेंसिबिलिटी में प्रकाशित हुआ था ये, है ना। टाइप्स ऑफ मीडिया क्या है? सेंस एंड सेंसिबिलिटी। क्या है ये? मैनिसफील्ड पार्क, प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टन का 1813 का एक रोमांटिक उपन्यास है। जेन ऑस्टन द्वारा लिखा गया 1813 का एक रोमांटिक उपन्यास है ये नायिका एलिजाबेथ वेनेट के भावनात्मक विकास को दर्शाता है, जो जल्दबाजी में निर्णय लेने की त्रुटि सिखाता है और सतही और आवश्यक के बीच के अंतर की सराहना करता है। इसमें क्या दर्शाया गया है? जो इस नोवेल की नायिका है, जो इस नोवेल की हीरोइन है, एलिजाबेथ, वो किस तरह से उसके प्रेमी को, उसके लवर को गलत समझ लेती है, फिर बाद में उसको उस चीज़ का एहसास होता है कि नहीं वो गलत नहीं है, गलत तो कोई और है। लेखन की कॉमेडी ब्रिटेन में रिजेंसी युग के दौरान शिष्टाचार, शिक्षा, विवाह और धन के चित्रण में निहित है। इसके मुख्य पात्र क्या है? एलिजाबेथ वेनेट्स, एलिजाबेथ वेनेट्स ये क्या है? इसके मुख्य पात्र है, और ये इस उपन्यास की, इस नोवेल की एक्ट्रेस है, हीरोइन है ना। फिट्ज विलियम डार्सी, फिट्ज विलियम डार्सी ये एक्टर है, जो कि लास्ट में एलिजाबेथ और डार्सी की शादी हो जाती है। जैन वेनेट्स है, मिस्टर चार्ल्स विंगले, मिस्टर जॉर्ज विकम, है ना। फिर यहाँ पर हम मेन
किरदार पढ़ लेते हैं। कॉलिंग्स, लोकास, वेनेट्स फैमिली, गॉर्टिनर, डार्सी। तो अब इसको हम इस उपन्यास को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं और इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी हम डिस्कस करते चलेंगे, जिससे कि ये आपको लंबे समय तक याद रहे। तो दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं फिर आपसे एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप इस फर्स्ट व्यूअर से फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह से हम लोग प्रिपरेशन करते रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स विंगले इंग्लैंड के उत्तर में एक अमीर व्यक्ति। चार्ल्स विंगले जो रहते हैं, एक अमीर व्यक्ति रहते हैं, जो कि कहाँ के हैं? इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम के उत्तरी क्षेत्र के हैं। शरद ऋतु के लिए हार्टफोर्डशायर के मेर्टन गांव के पास, शरद ऋतु में जो है ये क्या करते हैं? हार्टफोर्डशायर के मेर्टन गांव के पास नेदरफील्ड एस्टेट में रहने के लिए आते हैं। कौन? चार्ल्स विंगले। कहाँ आते हैं रहने के लिए? हार्टफोर्डशायर के मेर्टन गांव के पास नेदरफील्ड एस्टेट में, या हम ये कह सकते हैं हार्टफोर्डशायर के नेदरफील्ड एस्टेट में चार्ल्स विंगले रहने के लिए आते हैं। कौन सी ऋतु में आते हैं? शरद ऋतु में आते हैं। साथ में उसकी बहन कैरोलिन और उसका मित्र फिट्जविलियम डार्सी है। चार्ल्स विंगले के साथ में रहने के लिए चार्ल्स विंगले की बहन कैरोलिन और उनका एक फ्रेंड है फिट्जविलियम डार्सी, वो भी आता है साथ में। श्रीमती बेनेट अपने पति के विपरीत अपनी 5 बेटियां, जो वेनेट फैमिली है, वेनेट फैमिली में 5 बेटियां हैं। कौन सी है, क्या नाम है उनका? जैन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी और लीडिया। ये क्या है? वेनेट फैमिली की 5 डॉटर्स है। इनमें से क्या है, एक के साथ बिंगले की शादी करवाना चाहती है ना? कौन करवाना चाहती है? इनकी मम्मी। इन 5 लड़कियों की मम्मी, जो मिसेस वेनेट है, वो शादी कराना चाहती है। किसके साथ में? बिंगले के साथ में, चार्ल्स बिंगले के साथ में। और चार्ल्स बिंगले कौन है? इंग्लैंड का उत्तर का एक अमीर व्यक्ति है, जो कि हार्टफोर्डशायर में नेदरफील्ड स्टेट में रहने के लिए आया है। और वहीं पर कौन रहते हैं? ये बिंगले फैमिली रहती है। आगे देखते हैं। बिंगले एक स्थानीय देश नृत्य में जैन सबसे बड़ी लड़की को तुरंत पसंद करता है। और विंगले जो है, ये वेनेट फैमिली की जो 5 लड़कियां हैं, उसमें सबसे बड़ी लड़की का नाम रहता है जैन, और उसको वो पसंद कर लेता है, उसको लाइक करने लगता है। जबकि उसके सबसे अच्छे दोस्त मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी वहाँ किसी भी लड़की के साथ डांस करने से मना कर देता है। और उसके साथ में दोस्तों उसका दोस्त भी रहने के लिए आया है, लेकिन वो किसी को पसंद नहीं करता। और वो जो इस उपन्यास की, इस नोवेल की जो एक्ट्रेस है एलिजाबेथ, उसको भी डांस करने के लिए मना कर देता है। वो मना कर देता है। फिर क्या होता है? एलिजाबेथ उसे खराब चरित्र और व्यवहार का व्यक्ति समझती है। एलिजाबेथ सोचती है कि ये इसमें एटीट्यूड है, अकड़ है, और ये एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। कब सोचती है? जब वो डांस करने से मना कर देता है। एक दिन बारिश में बिंगले से मिलने के लिए जाते समय जैन बीमार हो जाती है। जो जैन है, जो बड़ी बेनेट फैमिली की जो बड़ी लड़की है, वो क्या है, बिंगले से मिलने के लिए जाती है और बारिश में भीग जाती है, तो वो बीमार हो जाती है। वहाँ पर भी जैन एलिजाबेथ के डार्सी के साथ नोकझोंक हो जाती है। और उसके साथ में क्या है, एलिजाबेथ भी रहती है, उसको वहाँ पे डार्सी मिलता है, और डार्सी की और उसकी तू में हो जाती है, नोकझोंक हो जाती है ना। विलियम कॉलिंस एक चाटुकारिता वाले मंदबुद्धि पादरी है। कॉलिंस क्या करते हैं? ये चापलूसी करते रहते हैं, जो अपने चचेरे भाई मिस्टर वेनेट्स से मिलने जाते हैं। चचेरा भाई कौन है इसका? कॉलिंस का मिस्टर वेनेट्स, उनसे मिलने जाता है और उनकी जो है चाटुकारिता करता रहता है। वह उनके घर और एस्टेट लॉन्ग बेरन के उत्तराधिकारी है। वो जो उनके घर है उसका लॉन्ग बेरन का उत्तराधिकारी है, क्योंकि मिस्टर बेनेट्स का कोई भी पुत्र नहीं है। तो इसलिए जो है कि
मिस्टर वेनेट्स के बाद में उनकी संपत्ति का होने वाला उत्तराधिकारी कौन है? ये है मिस्टर वेनेट्स से जो मिलने गया है कॉलिंग्स, है ना। कॉलिंग्स जो है उत्तराधिकारी, वह वेनेट की बेटियों में से एक से शादी भी करना चाहता है, इसलिए वह 2 हफ्ते की यात्रा के लिए वहाँ जाता है। 2 हफ्ते के लिए आता है ताकि वेनेट्स को बेहतर तरीके से जान सके और परिवार की बेटियों में से एक लड़की का शादी के लिए चयन कर सके। हालांकि वेनेट लड़कियां कॉलिंग्स को एक हास्यास्पद आदमी के रूप में ही पहचानती है, और जो वेनेट लड़कियां हैं, वेनेट की फैमिली के जो 5 लड़कियां हैं, वो उसको मतलब एक कॉमेडियन से ज़्यादा और कुछ नहीं समझती। एक दिन मर्स्टन गांव के चारों ओर टहलने के दौरान वे एक नए पहुंचे हुए मिलिशिया के सदस्यों से मिलते हैं, जिसमें एक मिस्टर जॉर्ज विकम भी शामिल है। सामाजिक कार्यक्रम में विकम एलिजाबेथ से फ्रेंडशिप कर लेता है और उसे बताता है कि उसके पिता डार्सी के दिवंगत पिता के लिए प्रधान सेवक थे। अब वो क्या है, ये इसमें विलन है ये विकम। और ये विकम क्या है, जो इस नोवेल की जो एक्ट्रेस है एलिजाबेथ, उसको किसके खिलाफ भड़काता है? इस नोवेल का जो एक्टर है उसके खिलाफ भड़काता है, डार्सी के खिलाफ भड़काता है। वह डार्सी ने और क्या बताता है उससे, वह कहता है कि डार्सी ने विकम को ईर्ष्या के कारण संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया है, जो ईर्ष्या के कारण संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया है, जो उसे डार्सी के पिता ने मरते वक्त दी थी। एक अन्य सामाजिक कार्यक्रम में डार्सी एलिजाबेथ को नेदरफील्ड की एक डांस पार्टी द वॉल में साथ नृत्य करने के लिए कहा, जिसे एलिजाबेथ ने स्वीकार कर लिया। कॉलिंग्स ने अगले दिन एलिजाबेथ के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। किसने रखा? कॉलिंग्स ने एलिजाबेथ के सामने प्रस्ताव रखा, लेकिन वह उसे रिजेक्ट कर देती है, अस्वीकार कर देती है। जबकि वेनेट एलिजाबेथ के फैसले से उस पर क्रोधित होती है। उनके करीबी दोस्त शार्ले लुकास ने लुइस लॉज में रहने के लिए कॉलिंग्स को आमंत्रित किया। एलिजाबेथ इस बात से हैरान होती है कि शार्ले लुकास ने कॉलिंग्स को शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। जब नेदरफील्ड पार्टी शरद ऋतु में लंदन के लिए रवाना होती है तो जेन को महसूस होता है कि बिंगले उसे अनदेखा कर रहा है। मिस्टर विकम के साथ दोस्ती करने के बाद एलिजाबेथ बसंत में कैंट में कॉलिंस के घर के लिए जाती है। वहाँ वो लेडी कैथरीन डे वॉर्ग से मिलती है, जो सारी संपत्ति की मालकिन है, और लेडी कैथरीन डार्सी की चाची आंटी भी है। एलिजाबेथ डार्सी से कई बार मिलती है। उसे बिंगले और जेन के अलग होने का भी पता चलता है, जिसके लिए वह डार्सी को जिम्मेदार मानती है। डार्सी एलिजाबेथ के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन अपनी गलतफहमी और घमंड का शिकार एलिजाबेथ उस प्रस्ताव को ठुकरा देती है, क्योंकि वो उसको डार्सी को एक सही व्यक्ति नहीं समझती है, लेकिन वास्तव में वही सही व्यक्ति है और वही इस नॉवल का एक्टर है। वह उसे बीकम के साथ बुरे व्यवहार के लिए दोषी ठहराती है, क्योंकि बीकम उसे ऑलरेडी भड़का चुका होता है कि डार्सी बेकार व्यक्ति है, जबकि इसमें विलन तो बीकम है ना। क्या बताती है वो कि बीकम एक जुआरी है। डार्सी एक पत्र लिखकर एलिजाबेथ को बताता है कि बीकम एक जुआरी है जिसने धोखे से डार्सी की छोटी बहन जॉर्जियाना को घर से भगाने का प्रयास किया था। उसे ये भी लगा कि शायद जेन मिंगले से प्यार नहीं करती। बाद में एलिजाबेथ गॉर्डिनर के साथ डार्विशियर जाती है और वहाँ से पेपरवेल पहुँचती है, जो कि डार्सी का एस्टेट है। डार्सी और एलिजाबेथ एक दूसरे से मिलते हैं। अगले दिन एलिजाबेथ को एक पत्र मिलता है जिसमें जेन लिखती है कि उनकी छोटी बहन लीडिया बीकम के साथ भाग गई है। एलिजाबेथ वहाँ से विदा लेती है। उधर मिस्टर वेनेट्स को मिस्टर गार्डिनर का एक पत्र मिलता है जिसमें गलत धारणा प्रेजुडिस का अफसोस करती है। तो उसके प्राइड के कारण उसको प्रेजुडिस हो रहा है, मतलब अफसोस हो रहा है।
लीडिया और विक्रम शादी के बाद घर जाते हैं और मिस्टर गार्डनर बताती है कि किस प्रकार डार्सी ने समय पर पहुंचकर दोनों की शादी का खर्चा उठाया ताकि किसी प्रकार का सामाजिक तिरस्कार या बदनामी ना हो। किसने शादी का खर्चा उठाया? डार्सी ने। डार्सी और बिंगले नेदरफील्ड आते हैं और नेदरफील्ड में डार्सी एलिजाबेथ से जेन और विंगले के लिए माफ़ी मांगते। विंगले फिर से जेन को शादी के लिए प्रपोज करता है। लेडी कैथरीन जो डार्सी की शादी अपनी बेटी एन से कराना चाहती है, एलिजाबेथ को डार्सी से दूर रहने के लिए चेतावनी देती है। बाद में डार्सी एलिजाबेथ को प्रपोज करता है और जिसे एलिजाबेथ खुशी से स्वीकार कर लेती है। तो इस नाटक का अंत दो शादियों से होता है, बिंगले की और जेन से। बिंगले की शादी जेन से होती है और डार्सी की शादी एलिजाबेथ से होती है और इस तरह से यहाँ पर एंड होता है। दोस्तों, इसको आप एक दो बार अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे तो ये आपको समझ में आएगा और फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में घुमा फिरा कर पूछा जाएगा तो आपका माइंड क्लिक करेगा, आपको याद आएगा, कंडीशन याद आएगी और आप सही आंसर टिक करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।